वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डी एंड एफ ब्लॉक का कंप्लीट चैप्टर। ठीक है, तो आपके एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, तो जैसे कि टर्म 2 का सैम्पल पेपर आप लोगों ने ज़रूर ऑब्जर्व किया होगा, तो वो भी हमने सोल्व किया था। ठीक है, तो उसमें अगर हम इस चैप्टर के बारे में देखें तो हमें सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग इस चैप्टर में से 8 मार्क्स के करीब एग्जाम में पेपर है जो वो मिल जाएगा। ठीक है, तो काफी अच्छा मतलब स्कोरिंग चैप्टर है और इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, तो आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना है, आपका ये चैप्टर कंप्लीटली इस वीडियो में होने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के चैप्टर को। तो सबसे पहले है हमारे पास के डी ब्लॉक एलिमेंट्स या डी ब्लॉक क्या होता है। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में हमने रीड किया है कि एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक 4 ब्लॉक्स होते हैं। उनमें से डी ब्लॉक क्या है, जिसकी पोजीशन है बिटवीन द ग्रुप नंबर 2 एंड ग्रुप नंबर 13, यानी कि ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक। ठीक है, इन सभी एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, डी ब्लॉक क्यों बोलते हैं, बिकॉज जब उनकी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाई गई, देन लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स टू दी डी सबशेल। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो डी सबशेल में एंटर हुआ, तो हमने इन सभी एलिमेंट्स के जो ज्वाइनली उस रीजन को क्या बोल दिया, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का एक नाम और होता है, दीज आर आल्सो कॉल्ड दी ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, अब ये क्या होते हैं। ठीक है, ये नाम इनका क्यों रखा गया है, बिकॉज ऑफ देयर पोजीशन। ठीक है, तो डी ब्लॉक की पोजीशन क्या होती है, बिटवीन दी एस ब्लॉक एंड दी पी ब्लॉक। अब देखिए एस ब्लॉक में हमें क्या मिलते हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। ठीक है, तो जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं एस ब्लॉक के, और जो पी ब्लॉक के होते हैं दैट आर लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इन दोनों के बीच की जो स्टेट है उसको ये जो एलिमेंट्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं, डी ब्लॉक वाले। इसलिए हमने इनका नाम क्या रख दिया, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यानी कि जो चेंज को शो करें। ठीक है, क्लियर है, तो ये आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में कि व्हाई दीज आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो ये आपने आंसर वहां पर एक्सप्लेन कर देना है। क्लियर है अभी। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है इसका जो मेन डिफिकल्ट पार्ट होता था पहले, वो आपके सिलेबस में से हटा दिया गया है, तो आपके लिए काफी ये चैप्टर सिंपल बना दिया गया है, इजी बना दिया गया है। तो बस आप लोगों को इतना काम अब सिर्फ करना है कि ध्यान से सुनिए और इनके रीजंस को अंडरस्टैंड कीजिए, और जो अपना थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की यही प्रॉब्लम है कि जो आपका पिछली टर्म में एग्जाम हुए थे वो तो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू टाइप हो गए। इस बार आप लोगों के सब्जेक्टिव पेपर होने वाले हैं, स्कूल्स भी ओपन हो चुके हैं मोस्टली स्टेट्स में, तो एग्जाम भी आप लोगों के ऑफलाइन ही होंगे। ठीक है, तो आपने एक्सप्लेन करना है, तो अपने आंसर की रिप्रेजेंटेशंस को आपको थोड़ा सा ध्यान से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, रिप्रेजेंटेशन थोड़ी सी सीखनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिस आपके लिए जो कि वहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रैक्टिस आप लोगों ने जरूर कर लेनी है साथ में। तो इस वीडियो के साथ आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो मैं क्लियर करवा दूंगा। क्लियर है, तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर देखते हैं कि व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो अगर आपसे कोई पूछे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनकी एक प्रॉपर डेफिनेशन होती है, वो आप लोगों ने याद रखनी है। तो क्या है, दोज एलिमेंट्स विच हैज इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, जिनके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हो। आगे भी है, इन देयर ग्राउंड स्टेट। ठीक है, और एनी ऑफ इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, चाहे उनकी ग्राउंड स्टेट में, चाहे उनकी किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होना चाहिए, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होने चाहिए। दोज एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल, एक है हमारे पास कॉपर। कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आर्गन। ठीक है, 3d10 4s1। ठीक है, ये एक एक्सेप्शनल केस होता है, इसलिए इसमें ऐसे बनाते हैं। तो अब देखिए, कॉपर में अपनी ग्राउंड स्टेट में तो डी ऑर्बिटल क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है। बट कॉपर 2 पॉजिटिव को अगर हम चेक करें, ठीक है, कॉपर 2 पॉजिटिव जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक इलेक्ट्रॉन एस वाला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन डी में से जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 3d9।
तो ये अपनी एक ऑक्सीडेशन स्टेट में इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल बना लेता है, देयरफॉर इट इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट। अगर हम जिंक की बात करें, जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है 30, ठीक है। तो इसमें क्या बनेगा, आर्गन 4s2 3d10, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अगर मैं जिंक 2 पॉजिटिव भी बनाऊं तो s वाले 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे, ये याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चे यहीं पर मिस्टेक करते हैं। रिमूव करने हैं जब इलेक्ट्रॉन तो s में से दोनों इलेक्ट्रॉन आप लोगों ने रिमूव कर लेने हैं, तो d बच जाएगा 10, ठीक है। सो इसकी दोनों ही मतलब ग्राउंड और ऑक्सीडेशन स्टेट में किसी में भी इसके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल है नहीं, सो देयरफॉर इट इज नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट। तो जिंक, कैडमियम, मरकरी बीइंग द एंड मेंबर, ये इन सभी सीरीज के एंड मेंबर होते हैं, इसीलिए इनकी स्टडी को भी इन्हीं में ही इंक्लूड कर दिया जाता है, बट ये एक्चुअल में ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज इनके जैसी हैं, तो इनकी स्टडी को डी ब्लॉक में ही हम रखते हैं। क्लियर है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ओके, तो आगे चलते हैं। क्लियर है अभी यहाँ तक। तो इसके बाद है इनकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आइडिया हो ही गया होगा कि एनएस में इलेक्ट्रॉन आएंगे 1 to 2, ठीक है। कोई एक आधी एग्जांपल होगी जिसमें एनएस में 0 आ जाए, वो एक ही एग्जांपल होती है फॉर दी एलिमेंट पैलेडियम, ठीक है। वो चलो हम यहाँ पर साइड में रख लेते हैं। मोस्टली क्या रहता है कि एस में 1 to 2 इलेक्ट्रॉन, और डी, डी आपका कौन सा यूज होता है, n-1d, यानी कि जो आपका यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल है उससे एक पीछे वाला शेल यानी कि अंदर वाला एक शेल का डी सब शेल यूज होगा, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 1 to 10। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यूज करते हैं 4s तो हमारा यूज क्या होता है 3d, अगर हम यूज करते हैं 5s तो हमारा यूज होगा 4d, अगर हम यूज करते हैं 6s तो हमारा यूज होगा 5d, अगर हम यूज करते हैं 7s तो उसके साथ यूज होगा 6d। तो ये 4 सीरीज हमारी बन जाती हैं, ये आपके सामने है। ये चारों सीरीज में जितने एलिमेंट्स हैं दीज आर दी डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। क्लियर है, तो इसमें से हमने जो सबसे पहली सीरीज है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर बनाई है, मैंने आपको अभी सोल्व कर कर दिखाई थी, कॉपर की और जिंक की। वैसे ही आप लोगों ने सभी की सोल्व कर लेनी है, और इसमें सिर्फ 2 एक्सेप्शंस हैं। एक तो है कॉपर की जिसमें एस में एक इलेक्ट्रॉन आएगा क्योंकि ये बन जाता है कंप्लीटली फिल, और एक आएगी सी आर की, क्रोमियम की, उसमें भी एस में एक रखेंगे क्योंकि डी में आ जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन और उसको हाफ फिल्ड स्टेबल बना लेंगे। बाकी सभी में एस में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की प्रैक्टिस जरूर करनी है, ठीक है। इस पर बेस्ड प्रॉब्लम जरूर आती है पेपर में, तो आपको उसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। तो बाकी की जो सीरीज है उनके लिए आपने क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ से एलिमेंट उठा लेते हैं ये वाला, ठीक है, मोलिब्डेनियम। आपके पास उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होना चाहिए 42। अब इससे पहले कौन सी नोबल गैस आती है, ठीक है, 36 पर आती है क्रिप्टॉन, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 36। बाकी के कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 6 बचे हैं। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि 36 के बाद हमने कौन से ऑर्बिटल यूज करने हैं, 4d5s, ठीक है। तो क्रिप्टॉन के बाद ये दोनों यूज होंगे, ठीक है, जीनोन के बाद ये होंगे, और बाद में रेडॉन के बाद ये होंगे, ठीक है, और ये वाले तो आर्गन के बाद होंगे, ठीक है। क्लियर है भाई। तो अब इसमें क्या होगा, 4d है और 5s है। और अब दूसरी बात अब आप लोगों ने क्या याद रखनी है, वो सभी एलिमेंट के नाम याद रख लीजिए जिनमें s में एक या 0 इलेक्ट्रॉन है। 0 वाली तो मैंने आपको बता दी, एक ही एग्जांपल है, ठीक है, पैलेडियम वाली। एक वाले, तो अब एक वाले यहां से है ये वाला, ठीक है, Nb, फिर Mu, फिर Ru में भी एक है, ठीक है, और फिर RH में भी एक है, फिर Ag में भी एक है, और फिर आगे गोल्ड में एक है, प्लेटिनम में एक है, ठीक है। तो जो आखिरी सीरीज है उसको आप लोग छोड़ सकते हैं, और यहाँ पर था कॉपर और क्रोमियम, सिर्फ यही एलिमेंट है। इसको अगर हम अभी यहाँ से छोड़ देते हैं, ये तो 0 वाला है, ठीक है। सिर्फ यही एलिमेंट है जिनमें एस में एक इलेक्ट्रॉन है, वो आप लोग याद रख लीजिए कि एमओ है तो एस में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। तो बाकी के 5 इलेक्ट्रॉन हम डी में रख देंगे, ठीक है। तो ऐसे आप लोग किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोल्व कर सकते हैं, बट थोड़ा बहुत तो अब याद रखना पड़ेगा ना, ठीक है। इतनी तो प्रैक्टिस अब आप लोगों को साथ में रखनी पड़ेगी। क्लियर है अभी, चले आगे। तो आगे चलते हैं, ठीक है।
तो इसके बाद है इनकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो एलिमेंट्स की सबसे पहली प्रॉपर्टी है यहाँ पर एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई का यहाँ पर बिहेवियर थोड़ा सा इररेगुलर रहता है, ठीक है। इररेगुलरिटी में इनमें क्या है कि सबसे पहले साइज होता है डिक्रीज, ठीक है। जैसे कि नॉर्मल होता है कि अलोंग द पीरियड जाएंगे तो साइज डिक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसा होता है। उसका रीजन क्या होता है कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है बट इलेक्ट्रॉन एंटर्स टू दी सेम सबशेल। तो यहाँ पर तो डी ऑर्बिटल्स में ही एंटर होता रहता है और डी में तो शील्डिंग इफेक्ट भी पुअर होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियर चार्ज को शील्ड नहीं करते, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने के कारण साइज जो है वो स्मॉल हो जाता है। क्लियर है, ठीक है। बट क्या होता है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स की गिनती बढ़ जाती है, ठीक है, तो डी इलेक्ट्रॉन्स का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है, शील्डिंग है, वो भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो वो शील्डिंग करना शुरू कर देते हैं, तो जिसके कारण एटॉमिक साइज बीच वाले एलिमेंट्स के लिए ऑलमोस्ट क्या रहता है, सिमिलर रहता है कि न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग दोनों का आपस में मुकाबला हो रहा है, तो उन्होंने साइज को वहीं पर स्टॉप कर दिया, ठीक है, सिमिलर कर दिया। ओके है। अब जैसे जैसे डी इलेक्ट्रॉन्स और ज्यादा हो गए, ठीक है, डी इलेक्ट्रॉन्स आगे और ज्यादा हो गए जो एंड वाले एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जैसे कि कॉपर है, जिंक है, इनमें तो डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल हो जाता है, तो सभी डी जो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, पेयर अप हो जाते हैं, ठीक है। तो सभी में दो दो इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। जैसे जब यहाँ पर दो दो इलेक्ट्रॉन एंटर होने शुरू हो जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन हो जाती है, सो देयर इज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। तो उस रिपल्शन के कारण थोड़ा सा साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे इसमें मतलब एक ही सीरीज में बहुत सारे बिहेवियर्स हैं, तो ऐसे आपको डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर्स का डिफरेंट डिफरेंट रीजन यहाँ पर मिल जाएगा। तो अगर हम जनरल बात करें तो हम यही कह सकते हैं कि साइज जो है वो यहाँ पर डिक्रीज होता है, बट जो एंड वाले एलिमेंट्स हैं उनमें जाकर वो इंक्रीज हो जाता है। क्लियर है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इसमें कुछ एक इम्पोर्टेंट एक्सेप्शन है या फिर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों ने याद रखना कि जो सेकंड एंड थर्ड सीरीज है, ठीक है, जो सेकंड एंड थर्ड सीरीज है 4D एंड 5D वाली, उनके साइजेस क्या होते हैं, उनके साइजेस सिमिलर रहते हैं, ठीक है। वैसे तो हमने क्या रीड किया है कि हम डाउन द ग्रुप जाएंगे एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, बट यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। देयर एटॉमिक साइजेस आर सिमिलर, दिस इज ड्यू टू दी लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे एफ ब्लॉक में, ठीक है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इनका मेटेलिक करेक्टर, ये सभी एलिमेंट यहाँ पर मेटेलिक होते हैं, ठीक है। तो मेटेलिक क्योंकि इनका नाम ही यही है, ट्रांजिशन मेटल्स हम इनको बोल देते हैं, ठीक है। तो ये सभी के सभी मेटेलिक होते हैं क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी लो है और इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, इसलिए ये सभी मेटेलिक रहते हैं। क्लियर है, तो ये भी इसका रीजन आपको मिल गया, ठीक है। तो साथ साथ में याद रखते जाइए। अच्छा होगा कि आप लोग वीडियो को पॉज करें और साथ में अपने नोट्स बनाएं, ठीक है, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद है थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि मेल्टिंग पॉइंट एंड इंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन। इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं ऐसे, ठीक है, उनको हमने ब्रेक कर कर दूर दूर करना है, ठीक है। उन सभी एटम्स को दूर दूर करना है, यानी कि सभी एटम्स को ऐसे दूर दूर कर देना है, इसको हम बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है। तो ये और मेल्टिंग पॉइंट दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, ठीक है। अब ये दोनों डिपेंड करते हैं अपॉन द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। क्योंकि जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में प्रेजेंट होंगे उतनी ही स्ट्रॉन्ग वो मेटेलिक बॉन्डिंग बनाएंगे, ठीक है। मतलब आपस में एटम्स जो हैं वो उतने ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाएंगे। जितनी स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग होगी उतना ही हाई मेल्टिंग पॉइंट और उतनी ही हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगी। सिंपल है, ठीक है। तो स्टार्टिंग कहां से हुई है कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा उतनी स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग, उतना हाई मेल्टिंग पॉइंट, उतनी हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। क्लियर है, तो ये आपका डायरेक्ट जो है वो रिलेशन यहाँ पर याद रख सकते हैं। अब हर एक चीज में कोई ना कोई एक्सेप्शन हमें मिलती है, तो यहाँ पर एक तो इंपॉर्टेंट है कि जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये सभी सॉफ्ट एलिमेंट्स हैं, ठीक है। सॉफ्ट होने का मतलब उनका मेल्टिंग पॉइंट लो है क्योंकि इनके पास नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, जीरो अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब अनपेड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, जैसे ये जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10। हमने डी में देखने हैं इलेक्ट्रॉन और डी सबशेल को ऐसे यहाँ पर आप लोगों ने बना लेना है, ठीक है, 5 ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन रखें।
जब एक ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है दैट इज कॉल्ड अनपेड इलेक्ट्रॉन, बट यहाँ पर टोटल कितने हैं, 10 हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे यहाँ पर, पेयर अप हो जाएंगे, सो देयरफॉर देयर इज 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर इट इज देयरफॉर जिंक हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, क्लियर है। दूसरी एक्सेप्शन कि जो Mn है, मैग्नीज है, हैव अनएक्सपेक्टेडली लो मेल्टिंग पॉइंट, उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, D5। अब D5 है तो इसके पास तो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, क्योंकि ये बन गए 5, D5 बनाना है 3 4 5। ठीक है, सो देयरफॉर इट हैज 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन, बट जरूरी नहीं है कि अगर 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, क्योंकि D5 एक हाफ फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। स्टेबल होने के कारण इट इज टाइटली हेल्ड टुवार्ड्स द न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस की तरफ टाइटली हेल्ड होती है। ठीक है, क्योंकि वो हाफ फिल्ड है इसलिए, तो हाफ फील्ड की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है, उसी के कारण क्या हुआ कि Mn का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो यहाँ पर अनएक्सपेक्टेडली लो हो गया। ठीक है, क्लियर है अभी। तो ऐसे आप लोगों को अनपेड इलेक्ट्रॉन भी सोल्व करने आ गए और कुछ एक्सेप्शंस भी मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब आगे आती है आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब देखिए आयनाइजेशन एंथैल्पीज में भी बहुत सारी इररेगुलरिटीज हैं। उसका रीजन यही है कि कोई हाफ फिल्ड स्टेबल हो जाता है, कोई कंप्लीटली फिल्ड स्टेबल हो जाता है, और उसके अलावा जब हम यहाँ पर 4s एंड 3d की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो इन दोनों की एनर्जीज में कुछ खास नहीं डिफरेंस होता। जब इनमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव किए जाते हैं तो इनकी एनर्जीज अल्टर हो जाती हैं, मतलब ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पीज में काफी इररेगुलरिटीज होती हैं। ठीक है, तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो एक्सेप्शन है आप लोगों ने याद रखने, जैसे कि क्रोमियम है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन D5 4s1, इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी IE1 इज लो। क्यों लो है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये हाफ फिल्ड स्टेबल बन जाएगा, S वाला जाने दो। ठीक है, बट इसकी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जाने के बाद ये हाफ फिल्ड है। अब हाफ फिल्ड में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफिकल्ट है, इसलिए सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई है। ऐसे ही आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, IE3 यानी कि थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, ऑफ द आयरन इज लो। अब आयरन की थर्ड क्यों लो होती है, अगर हम Fe2 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें तो क्या बनेगी, आर्गन D6। अब Fe के पास 4s2 होते हैं, वो रिमूव कर दिए तो Fe2 पॉजिटिव के पास बचे D6। अब D6 से स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस कर देगा ताकि वो D5 बनकर हाफ फिल्ड स्टेबल हो जाए, तो इसलिए Fe3 पॉजिटिव जो हाफ फिल्ड स्टेबल होता है, तो इसलिए उसकी थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी लो रहती है। ठीक है, तो इसी तरह हम आयंस की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से ऑब्जर्व कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग हो रही है अभी यहाँ तक, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग नीचे पूछ सकते हैं कमेंट्स में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स इसमें बहुत सारी शो होती हैं, ठीक है, तो मोस्टली इसमें हमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो +2 +3, ठीक है, तो ऐसी ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं वो भी देखने को मिलती हैं, अप टू +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिल जाती हैं इन एलिमेंट्स में। ठीक है, तो इसमें एक जनरल सा रूल है कि जैसे अगर हम Mn की बात करते हैं तो मैग्नीज का जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है D5 4s2, D5 और 4s2 को ऐड कर कर हमें क्या मिल जाता है, 7। तो इसमें +2 से लेकर +7 तक सभी ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं वो हमें देखने को मिल जाती हैं। तो ऐसे इनकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हम सोल्व कर सकते हैं। तो इसमें से आपको पेपर में क्या पूछा जाता है कि व्हाई दीज एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली एलिमेंट जो पी ब्लॉक के होते हैं वो ओनली 1 या 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, बट इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स बनती हैं। इसका रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट फिलिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, क्योंकि इसमें वैलेंस शेल में आउटर मोस्ट शेल के साथ अब हमारा एक यहाँ पर इनर डी ऑर्बिटल भी यूज होता है। ठीक है, तो उस डी ऑर्बिटल की इनकम्प्लीट फिलिंग होने के कारण इसमें बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स बन जाती हैं। ठीक है, तो जो स्कैंडियम है, स्कैंडियम एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। ठीक है, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 4s2 D1, तो ये सभी रिमूव कर देंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, आर्गन बच जाएगा, स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बन जाएगा, इसलिए ये सिर्फ +3 दिखाता है।
ऐसे ही अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक की 2 पॉजिटिव मेन है ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। कंपाउंड्स इसके जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में भी बनते हैं, जैसे कि Na के साथ कार्बोनाइल ग्रुप जुड़ा है CO एज ए यहाँ पर, तो ये भी यहाँ पर 4 जुड़े हैं। तो ऐसे ही आयरन के साथ भी जुड़ा है कार्बोनाइल, तो इन दोनों में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ पर निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। तो ऐसे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में ये अपने कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्सेस के बारे में अगले चैप्टर में मैं आपको डीपली बताऊंगा, ठीक है। तो Mn के बारे में तो ऑलरेडी हो चुका। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट है रीजनिंग क्वेश्चन जो आपको पूछा जा सकता है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर शोन इन ऑक्साइड्स एंड फ्लोराइड्स। जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हैं जैसे कि Mn की 7 है, वो अपने ऑक्साइड में ही दिखाएगा Mn2O7, ठीक है, या फिर अपने फ्लोराइड्स में दिखा सकता है। ऐसा क्यों होता है, किसी और एलिमेंट के साथ क्यों नहीं होता? क्योंकि ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन का साइज छोटा है, उनकी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी हाई है, जिसके कारण के वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स को स्टेबलाइज कर सकते हैं। यही इसका मेन रीजन है, ठीक है। तो ऐसे रीजन साथ में मैं आपको बताता जाऊंगा, आप लोग याद करते जाइए, तो आपका ये चैप्टर इजिली हो जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के बारे में बात करते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ई नोड कोई भी आयन और उसका एटम, ठीक है, M2 पॉजिटिव से M। अब ये चीज क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, ई नोड M2 पॉजिटिव M, ठीक है, रिप्रेजेंट्स दी टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बाय बाय द M2 पॉजिटिव एक्वस टू फॉर्म क्या बनाएगा, M सॉलिड एटम। मतलब M2 पॉजिटिव से M फॉर्म होना हो तो उसकी कितनी टेंडेंसी है वो ये रिप्रेजेंट करता है। मतलब इसकी अगर वैल्यू पॉजिटिव में है तो इसका मतलब क्या है, अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव में है तो मतलब ये M2 पॉजिटिव जल्दी से इलेक्ट्रॉन गेन कर कर M एटम में चेंज हो जाएगा, सॉलिड M एटम बन जाएगा। तो मतलब ये M स्टेबल है और ये M2 पॉजिटिव जो इसका आयन है वो अनस्टेबल है, ठीक है। तो मतलब जितनी इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी उतनी ही ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि M2 पॉजिटिव आयन जो है दैट इज नॉट मच स्टेबल, क्योंकि वो जल्दी से चेंज होकर M बन जाएगा अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है। तो लार्ज पॉजिटिव है, जितनी ज्यादा पॉजिटिव है, ठीक है, उतना ये आगे को रेक्ट होने की टेंडेंसी अपनी शो करेगा। इसी के ऑपोजिट अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव में है तो क्या होगा, तो यहां से ऑपोजिट होगा कि M से क्या बन जाएगा, M2 पॉजिटिव। फिर इसका मतलब क्या है कि M2 पॉजिटिव इज स्टेबल बन जाएगा। तो मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी स्टेबल होगी अगर अगर हमारी ई नोड वैल्यू क्या है, नेगेटिव में है, ठीक है। अब ये जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं कि किसी सॉलिड एटम से उसका एक्वस आयन बनाना हो तो ये डिपेंड करती हैं अपॉन द एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन या फिर एटमाइजेशन या फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है, अगर ई नोड वैल्यू हमारी पॉजिटिव है तो हाइड्रेशन एंथैल्पी लो होती है, ठीक है। तो ये भी आप लोग एक जनरल सा रूल याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बाकी मैंने इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाई है, उसमें पूरा इसी के बारे में ही डिटेल में बताया हुआ है, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर भी यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो वहां से उस वीडियो को आप लोग जरूर सुनिएगा तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है यहाँ से पूछे जा सकती हैं प्रॉब्लम, वही मैं आपको बताता हूँ एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो ई नोड वैल्यू फॉर द कॉपर इज पॉजिटिव, कॉपर की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है, इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी लो है। सो इसका हम यहाँ पर रीजन क्या लिखाएंगे कि बिकॉज ऑफ हाई एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द कॉपर सॉलिड टू कॉपर टू पॉजिटिव एक्वस आयंस इज नॉट बैलेंस्ड बाय इट्स लो हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी लो होती है, तो इसलिए हमें ये जो यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन और आयनाइजेशन एंथैल्पी रिक्वायर्ड है वो हाइड्रेशन के मुकाबले काफी ज्यादा है, बट हाइड्रेशन काफी लो है, इसलिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव रहती है। पॉजिटिव रहने का मतलब कि ये चीज ज्यादा स्टेबल है, कॉपर टू पॉजिटिव कॉपर में चेंज हो जाता है जल्दी से, ठीक है। क्लियर है अभी? तो ऐसे रीजनिंग छोटे छोटे रीजंस होते हैं, आप लोगों ने याद करने हैं अच्छे से। तो आगे चलते हैं, आगे भी इसी के ऊपर है प्रॉब्लम कि ई नोड वैल्यू ऑफ Mn3 पॉजिटिव एंड Mn2 पॉजिटिव कपल इज मच मोर पॉजिटिव देन दैट फॉर द क्रोमियम एंड आयरन। अब देखिए पॉजिटिव वैल्यू है,
पॉजिटिव मैंने आपको बताया, इसका मतलब ये चेंज हो जाएगा, मतलब कि Mn3 पॉजिटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा जल्दी से और Mn2 पॉजिटिव बन जाएगा, मींस दैट Mn2 पॉजिटिव इज स्टेबल, इसीलिए उसकी ई नोट वैल्यू पॉजिटिव है। अब इसके स्टेबल होने का रीजन ढूंढ लीजिए, तो वो क्या रीजन होगा, Mn की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से आपको मिल जाएगा। तो क्या होती है D5 4s2, तो Mn2 पॉजिटिव की क्या बन जाएगी D5, तो D5 स्टेबल हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, इसीलिए वो स्टेबल होता है और वो जल्दी से बन जाता है। सो जो चीज इलेक्ट्रॉन गेन कर सकती है, जल्दी से इलेक्ट्रॉन गेन करती है, वो क्या बनेगी, दिस इज ए strong oxidizing agent. So therefore Mn3 positive is oxidizing agent। ऐसा भी आपको पूछ सकते हैं, ठीक है, उसका भी रीजन आपने सेम ही बताना है। क्लियर है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच गेन्स द इलेक्ट्रॉन। क्लियर है अभी, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अगली प्रॉब्लम है वो भी काफी सिंपल सी है कि कॉपर 1 कंपाउंड्स आर अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि कॉपर 1 कंपाउंड क्या करते हैं, दीज अंडरगोज द डिस्प्रपोर्शनेशन। डिस्प्रपोर्शनेशन क्या होती है, जब कोई एक ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल ना हो और वो चेंज हो जाए, ब्रेक हो जाए, एक अपने से हायर बना ले, एक अपने से लोअर बना ले, यानी कि ऑक्सीडाइज भी हो जाए और रिड्यूस भी हो जाए, तो कॉपर 1 डिस्प्रपोर्शनेट होकर कॉपर 2 और कॉपर 0 बना लेता है, इसीलिए। और इसके अलावा कॉपर 2 पॉजिटिव जो आयंस होते हैं, इनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी हाई होती है, ठीक है, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी इनकी हाई होती है, कॉपर 1 के मुकाबले हाई होती है, ठीक है, इतनी ज़्यादा हाई नहीं होती, तो इनकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी हाई होती है, तो वो जो एनर्जी रिलीज होती है, तो वो बाकी के कॉपर पॉजिटिव को भी कॉपर 2 पॉजिटिव में चेंज करती रहती है, तो ऐसे फिर वो चेंज हो जाता है। क्लियर है अभी, तो एक मैंने डिस्प्रपोर्शनेशन की एग्जांपल यहाँ पर और बताई है, ये आप लोग खुद रीड कर लीजिए, तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम हो जाएगा, ठीक है अभी। तो आगे चलते हैं, इसके बाद है कि वाई Cr2 पॉजिटिव इज रिड्यूसिंग एंड Mn3 पॉजिटिव इज ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है, दोनों की ही D4 कन्फिग्रेशन होती है। अब मैंने आपको अभी बताया था कि Mn3 पॉजिटिव में तो D4 कन्फिग्रेशन है, वो क्या बन जाएगा, Mn2 पॉजिटिव बन जाएगा बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन D5 होने के कारण, स्टेबल होने के कारण। अब जो हमारा Cr2 पॉजिटिव है, ठीक है, Cr2 पॉजिटिव की है D4, वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, ठीक है, और वो Cr3 पॉजिटिव बना लेगा, ठीक है, और यहां पर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बन जाएगी D3, ठीक है, रिड्यूसिंग है मतलब उसने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। अब Cr3 पॉजिटिव D3 पर ही स्टेबल होता है, ये D3 पर स्टेबल क्यों होता है, ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। अब D3 पर स्टेबल होने का भी एक अलग रीजन है हमारे पास, ठीक है, कि जो d ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे पास 5d ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, ये स्प्लिट हो जाते हैं टू सेट्स में, एक लो एनर्जी का 3 और 2 ऊपर, लो एनर्जी वाले को बोलते हैं T2g ऑर्बिटल, ऊपर वाले को बोलते हैं Eg ऑर्बिटल। अब D3 को हमने यहाँ पर अरेंज करना है, D3 1 2 3, यहाँ पर करेंगे 1 2 3, तो हमारा T2g हाफ फिल्ड है, तो यहाँ पर क्या बना कि जो T2g है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 है, सो ये T2g हाफ फिल्ड बन जाता है इस केस में, तो इसीलिए जो है वो Cr3 पॉजिटिव जो है वो स्टेबल रहता है, ठीक है, तो Cr3 पॉजिटिव स्टेबल होता है ड्यू टू दी T2g हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन। तो इसके अलावा क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन लॉस होने की टेंडेंसी है, मतलब इसकी ई नोड वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है, तो इसकी ई नोड वैल्यू से भी आप लोग एक्सप्लेन, ये वाला आंसर एक्सप्लेन हो सकता है, ठीक है, बट Mn की पॉजिटिव होती है बिकॉज इट गेन्स इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो Cr2 पॉजिटिव रिलीज कर Cr3 पॉजिटिव बनाएगा। क्लियर है, तो ऐसे आप लोग ये सभी चीजों को रिलेट करें और अच्छे से इनको याद करते हैं, ठीक है अभी। तो आगे चलते हैं, इसके बाद है हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द इररेगुलर वेरिएशन ऑफ द आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये मैं आपको बता चुका हूं कि डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की स्टेबिलिटी के कारण हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड, और इसके अलावा क्या था कि जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो 4s एंड 3d की एनर्जीज क्या हो जाती हैं, वहां पर अल्टर हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं एक दूसरे के साथ, ये इसके 2-3 मेन रीजन थे, ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया था। नीचे आप लोग कोई भी एग्जांपल इसकी शो कर सकते हैं, जैसे हमने Cr की है, ठीक है, आप लोग ऐसी कोई भी एग्जांपल साथ में एक्सप्लेन करते हैं, ओके। तो आगे चलते हैं, अगला है कि हाउ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ दी
ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और एस और पी ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है भाई? डी ऑर्बिटल का, और वो भी एक पिछले शेल के डी ऑर्बिटल का। ठीक है, तो इनमें जो मेन क्या है कि इन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ओनली इन द आउटर मोस्ट शेल के ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। बट इसमें क्या है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल एनएस as well as d orbitals of the penultimate मतलब कि एक अंदर वाला, ठीक है, सेकंड लास्ट जिसको हम बोलते हैं। तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के अलावा एक अंदर वाले शेल के भी डी ऑर्बिटल के होते हैं, इसीलिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो एस और पी ब्लॉक से कुछ डिफरेंट है। बस इतना आप लोगों ने याद करना है। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे रीजंस आपको आ जाते हैं, तो काफी सिंपल सा काम है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सो आई नो के ये जो हमारी क्लासेस हैं ये थोड़ी सी बड़ी होंगी, बट आपको सुनना पड़ेगा, ठीक है ना, सुनेंगे अच्छे से। आप ऐसे भी इसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लें, ठीक है। 15 मिनट 20 मिनट रोज आप लोग सुन सकते हैं, तो साथ में नोट्स बनाएं तो इजीली चैप्टर आपका हो जाएगा कवर। ठीक है, अगला है कि Mn शो दी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 विद ऑक्सीजन, बट फ्लोरीन के साथ वो मैक्सिमम 4 तक करता है। मतलब ऑक्सीजन के साथ तो Mn2O7, बट फ्लोरीन के साथ MnF4। ठीक है, तो फ्लोरीन के साथ +7 क्यों नहीं लगाया? ठीक है, उसका रीजन क्या है कि 7 एटम एक एटम के आसपास अकोमोडेट नहीं हो सकते। ठीक है, वो भी काफी डिफिकल्ट है। और दूसरी बात, ऑक्सीजन ऐसा फिर क्यों कर लेता है? ऑक्सीजन बनाता है डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन बना सकता है मल्टीपल बॉन्ड्स। तो ये जो उसकी एक मेन है टेंडेंसी, फ्लोरीन तो ओनली सिंगल बॉन्ड बना सकता है, तो ऑक्सीजन जो है वो जो यहाँ पर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स को ज्यादा स्टेबल कर देता है, बिकॉज वो मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है। बस इतना ही इसका आंसर है। ठीक है, क्लियर है? इसकी अगली प्रॉब्लम है कि मेटल मेटल बॉन्डिंग इज मोर फ्रीक्वेंटली फाउंड इन द सेकंड एंड थर्ड सीरीज। ठीक है, जो हमारी फर्स्ट सीरीज थी, उसके बाद जो सेकंड एंड थर्ड सीरीज, ठीक है, सेकंड सीरीज 4D एलिमेंट्स वाली और थर्ड सीरीज 5D वाली, उसमें मेटेलिक बॉन्ड्स ज्यादा बनते हैं। ऐसा क्यों? दिस इज बिकॉज 4D एंड 5D एलिमेंट्स आर कंपैरेटिवली लार्जर, उनके साइजेस इंक्रीज हो गए हैं 3D एलिमेंट से, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वैलेंस वो लूजली बाउंड होते हैं, तो इसलिए वो दूसरे एटम के साथ शेयर हो जाते हैं जल्दी, इसीलिए मेटालिक मेटालिक बॉन्ड ज्यादा बन जाते हैं। सिंपल है। ठीक है, कितने सिंपल से आंसर है, तो आपने एक बार सुन लिए तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगली इसकी प्रॉपर्टी है कि दीज एलिमेंट्स कैन फॉर्म दी कलर्ड आयंस। ठीक है, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनके आयंस मोस्टली क्या बनते हैं? कलर्ड आयंस बनते हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है कि ट्रांजिशन मेटल आयंस हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो मेन रीजन क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से ही हमने एक्सप्लेन की थी इनकी मेल्टिंग पॉइंट, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, उसी से हम ये वाली प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? वो अब्सॉर्ब करेंगे, दीज अब्सॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द विजिबल लाइट। ठीक है, जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है विबग्योर, उसमें से, and electrons promoted from one energy level to another within the same d subshell। सेम डी सबशेल का मैंने आपको अभी बता दिया था कि डी सबशेल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, 3 ऑर्बिटल्स ऑफ द लो एनर्जी, 2 ऑफ द हायर एनर्जी। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ये अब्सॉर्ब करेगा, ठीक है, विजिबल स्पेक्ट्रम में से रेडिएशन और ऊपर चला जाएगा। सो डी ऑर्बिटल के अंदर ही इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट हो जाएंगे। दीज आर नोन एज दी डी डी ट्रांजिशंस। ठीक है, तो ये भी पेपर में पूछ सकते हैं कि व्हाट आर डी डी ट्रांजिशंस। ठीक है, अब अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तो ही ये काम होगा, अगर ना हुआ देन इट हैज नो कलर। जैसे कि स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, जिंक 2 पॉजिटिव, टाइटेनियम 4 पॉजिटिव, कॉपर 1 पॉजिटिव, इन सभी के पास नो अनपेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये क्या बन जाएंगे? दीज ऑल आर कलरलेस। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन मैंने आपको बता दिया कैसे सोल्व करने हैं, तो वो आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लेनी है। अच्छी, ठीक है भी। तो इसके बाद प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का भी सेम काम है, अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो कंपाउंड क्या बन जाएगा? पैरामैग्नेटिक।
अगर ना हुए तो डायमैग्नेटिक। तो फिर से वही काम है। अब जैसे Mn2 पॉजिटिव है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D5 है, तो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। हम अनपेड इलेक्ट्रॉन की गिनती से, ठीक है, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं, हम क्या सोल्व कर सकते हैं, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। अब स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला क्या होता है, म्यू के साथ हम इसे डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या है, n इंटू एन प्लस टू का स्क्वायर रूट। तो n की वैल्यू थी हमारी 5, हमने वहां पर लगाई, तो 35 का रूट। और मैग्नेटिक मोमेंट के यूनिट्स क्या होते हैं, bm। bm मतलब बोहर मैग्नेटोन, ठीक है। तो ऐसे हम किसी की भी स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट सोल्व कर सकते हैं। अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, बाद में इसको सोल्व कर देंगे। ओके, क्लियर है। तो आगे चलते हैं। इसके बाद है प्रॉपर्टी के दीज एलिमेंट्स कैन फॉर्म द कॉम्प्लेक्सेस। ये कॉम्प्लेक्सेस बना सकते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बना सकते हैं, ऐसे कुछ कॉम्प्लेक्सेस जिसमें कि इनकी नॉर्मल वैलेंसी से ज्यादा ग्रुप्स इनके साथ जुड़े हैं। जैसे कि Ni के साथ 6 अमोनिया जुड़े हैं विद दी कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, और ऊपर चार्ज है 2 पॉजिटिव, तो इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। इसका रीजन क्या है, क्योंकि इनका साइज स्मॉल होता है, इनके ऊपर हाई न्यूक्लियर चार्ज होता है, एंड इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। इन सभी चीजों के कारण ये कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। आपसे रीजन ही पूछेगा तो आपने ये रीजन बता देने हैं। These can form interstitial compounds। interstitial compounds क्या होते हैं, जैसे हमने सॉलिड स्टेट में पिछली टर्म में रीड करते थे कि इंटरस्टिशियल वॉइड्स होते हैं, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, जो अंदर जो एम्प्टी स्पेस बच जाती है, उसमें कुछ छोटे एटम्स आ सकते हैं, जैसे कि कार्बन, बोरोन, ठीक है, कार्बन, बोरोन, हाइड्रोजन, ऐसे कुछ एलिमेंट्स उन इंटरस्टिशियल साइट्स में एंटर हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो वो जो चीज बनती है उसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, ठीक है। इनकी अलॉयज बन जाती हैं, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के साइजेस क्या होते हैं, सिमिलर साइजेस होते हैं, ठीक है। तो इन सभी के साइजेस क्या रहते हैं, सिमिलर रहते हैं। इसीलिए क्या होता है कि एक एलिमेंट के एटम्स दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनकी अलॉयज बन जाती हैं, जैसे ब्रास होती है, कॉपर और जिंक की अलॉय, बहुत सारी अलॉयज बनती है, ठीक है। एक एग्जांपल मैंने आपको बता दी है। फिर आता है दीज कैन एक्ट एज ए गुड कैटलिस्ट। इनको यूज कर सकते हैं एज ए कैटलिस्ट इन द रिएक्शन। व्हाई? बिकॉज दे कैन फॉर्म द इंटरमीडिएट्स इन सुटेबल रिएक्शन। वो रिएक्शन के बीच में जो इंटरमीडिएट स्टेट होती है वो बना लेते हैं। इनका लार्ज सरफेस एरिया होता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड थर्ड प्रॉपर्टी इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनके आयंस जो हैं दे कैन चेंज देयर ऑक्सीडेशन स्टेट इन बिटवीन द रिएक्शन। वो रिएक्शन के अंदर अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज कर सकते हैं, और बाहर आने के वक्त, मतलब रिएक्शन कंप्लीट करवाने के वक्त फिर से वही बन जाते हैं। तो ऐसी इनमें प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके कारण इनको यूज कर सकते हैं एज ए कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं। क्लियर है अभी? तो यहाँ पर एक छोटी सी आपके लिए प्रॉब्लम है, तो इसमें आप लोगों ने देखना है कि कौन कौन से आयंस दैट इज कलर्ड है। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन सोल्व कर दीजिए। तो इसमें 4 होंगे, इसमें 3 होंगे, इसमें 2 होंगे, इसमें 1। क्यों? क्योंकि हमने ऐसे इनको बनाकर है, देख लेना, ठीक है। तो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो जो भी है, जैसे मान लीजिए D4 है, तो 1 2 3 4, तो 4 के 4 ही अनपेड है। तो ऐसे आप लोग इनको बनाकर देख सकते हैं। तो इनमें से सबसे स्टेबल ये रहेगा D3, क्योंकि इसमें क्या था, T2G हाफ फिल्ड हो जाता है, इसलिए ये स्टेबल होता है। तो ये भी आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर पूछा गया है। तो बाकी आप लोग ने इसको सिंपली रीड करना है। तो प्लीज इसकी प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस आपको अच्छा बनाएगी, प्रैक्टिस से आपको सब कुछ आ जाएगा, ठीक है भी। तो आगे चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्साइड्स हैं, जैसे तो मेन जो कंपाउंड्स थे KMnO4 एंड K2Cr2O7 की स्टडी CBSE के सिलेबस में से हटा दी गई है। यही इसका एक डिफिकल्ट पार्ट था। अगर आप लोग किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और इस वीडियो को सुन रहे हैं, इनके लिए अगर आप लोगों ने इनको भी अंडरस्टैंड करना है, तो मैंने एक पूरे कंप्लीट सिलेबस की DNF लोग की रिवीजन बनाई हुई है। वो वीडियो आपको यहाँ पर ऊपर मिल जाएगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप लोग वो वीडियो सुन लीजिए, उसमें आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ये भी टॉपिक बीच में ही हो जाएंगे, ठीक है। तो इनके कुछ ऑक्साइड्स बनते हैं जिनके के जनरल फार्मूला MO, M2O3, M3O4, ऐसे कुछ फार्मूले के ऑक्साइड बनते हैं जनरली, ठीक है। स्कैंडियम को छोड़कर बाकी सभी MO फार्मूले का ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे कि कॉपर ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ठीक है, आयरन ऑक्साइड। क्लियर है?
तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक रहते हैं। तो एसिडिक होने का कारण क्या है कि उनका बिहेवियर क्या हो जाता होगा, नॉन मेटेलिक हो जाता होगा, क्योंकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं। ठीक है, जैसे कि CrO3, Mn2O7, दीज आर एसिडिक। लो ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या रहते हैं, बेसिक रहते हैं। तो बेसिक मतलब के मेटेलिक नेचर ही रहता होगा। लो ऑक्सीडेशन स्टेट में मेटेलिक और हायर में नॉन मेटेलिक बन जाते होंगे। ठीक है, क्लियर है अभी? तो आगे चलते हैं। इसके साथ रिलेटेड कुछ दो हमारे रीजनिंग क्वेश्चन है। हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर इन दिस सीरीज? ठीक है, इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? देखिए, ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब इसकी खुद की क्या होगी, रिडक्शन होगी। MnO4 आयन जो है वो रिड्यूस होकर यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +7। ठीक है, खुद रिड्यूस होकर वो Mn2 पॉजिटिव बनता है। ठीक है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब जिसमें ये रिड्यूस होगा वो चीज स्टेबल है, तो वो चीज जितनी ज्यादा स्टेबल होगी उतनी जल्दी ये उसमें चेंज होगा। तो MnO4 आयन के केस में Mn2 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है, फिर Cr3 पॉजिटिव है और फिर VO2 पॉजिटिव है। सो देयरफॉर इसका आंसर यही है कि दिस इज ड्यू टू द इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ द स्पेसिस विद लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स टू विच दे आर रिड्यूस, कि जिसमें उन्होंने चेंज होना है उनकी स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग इसका जो है वो यहाँ पर ऑर्डर बनाया गया है। ठीक है, इसके अलावा है जो मैंने आपको अभी बताया था कि लोएस्ट ऑक्साइड जो है वो बेसिक होते हैं, बट हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में वो एम्फोटेरिक या फिर एसिडिक बन जाते हैं। अब उसका रीजन क्या है कि लो ऑक्सीडेशन स्टेट में तो वो बिहेव करते हैं एज ए मेटल्स। ठीक है, बट जैसे ही ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर हाई होती है, ठीक है, तो साइज क्या है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, साइज छोटा होने के कारण मेटालिक करेक्टर भी डिक्रीज हो जाएगा, इसीलिए फिर वो नॉन मेटालिक करेक्टर शो करते हैं और उनके ऑक्साइड्स एसिडिक या फिर एम्फोटेरिक बन जाते हैं। ठीक है, अभी क्लियर है यहाँ तक? तो आगे चलते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं दैट इज द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। अब देखिए, एफ ब्लॉक में से भी आपको ज्यादा स्टडी है नहीं, तो एफ ब्लॉक के बारे में हम पहले देखते हैं कि क्या होता है जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाए एफ ऑर्बिटल में। और एफ ऑर्बिटल भी कौन सा है, लास्ट वाले से दो शेल पीछे का। मतलब अगर हम यूज कर रहे हैं वैलेंस शेल 6s, तो एफ कौन सा यूज होगा, 4f और 5d तो यूज होगा ही। और ऐसे ही अगर हम यूज करेंगे 7s, तो 6d के बाद 5f। तो ये 4f और 5f की दो सीरीज हमारी बनती हैं। 4f वाली सीरीज को हम बोलते हैं एंथेनोइड्स, क्योंकि एलिमेंट है एंथेनम 57 एटॉमिक नंबर। उसके आगे के 14 एलिमेंट 58 से लेकर 71 जिनमें के इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में एंटर हुआ, सीरियम टू ल्यूशेटियम, these are all form the series of the lanthanoids। ऐसे ही एक्टेनोइड्स आफ्टर द एलिमेंट एक्टिनियम विद एटॉमिक नंबर 89, थोरियम टू लॉरेंसियम, तो ये सभी 14 एलिमेंट्स क्या हैं, 5f ऑर्बिटल जिनमें फिल होता है, तो ये सभी एक्टेनोइड्स हैं। ठीक है, तो ये जो इनके स्टार्टिंग में आने थे एलिमेंट लैंथेनम और एक्टिनियम, इनकी स्टडी भी इनके बीच ही इंक्लूड कर दी जाती है बिकॉज ऑफ द सेम प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्लियर है अभी? तो इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन n-2f में आएंगे 1 to 14, n-1 d में आएंगे 0 to 1 और ns में आएंगे 2। और n-2 वाले हम जो एनर्जी शेल को क्या बोलते हैं यहाँ पर, एंटी पेनल्टी मीट। ठीक है, n-1 को बोलते थे ओनली पेनल्टी मीट। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो इनमें से हमारी 4f वाली सीरीज है एंथेनोइड्स। ठीक है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाना बिल्कुल सिंपल है। जीनोन गैस आएगी, ये याद रख लीजिए, 54 एटॉमिक नंबर होता है इसका जीनोन का। उसके बाद हमने क्या फिल करने हैं, 4f 5d 6s। तो आप लोगों ने याद रख लेना है कि डी में किस किस में एक इलेक्ट्रॉन रखना है, इसमें एक रखना है, फिर इसमें एक रखना है और फिर एंड वाले में एक रखना है। बस यही तीन एलिमेंट हैं जिसमें डी में एक इलेक्ट्रॉन है, बाकी डी में 0 इलेक्ट्रॉन है। तो आप लोग इजीली बना सकते हैं कि एस में 2 रखें और बाकी के एफ में ऐड करते जाएं, तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बन जाएगी। इंपॉर्टेंट कौन से हैं, सीरियम। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीनोन के अलावा इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसके चारों रिमूव कर दें तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी स्टेबल ये बना लेता है। इसके अलावा ये जो है EU, इसमें हाफ फील्ड से ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी स्टेबल बनेगी। ठीक है, तो ये है इसमें
टीबी है, टीबी में भी +4 स्टेबल बनेगी, 2 यहाँ से निकालने और 2 यहाँ से निकालने, ये भी हाफ फिल्ड बन जाएगा। ऐसे ही ये है, ठीक है, वाई भी, इसमें भी +2 स्टेबल बनेगी। ये आपको पूछे जाते हैं एलिमेंट, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे आप लोग इनको याद रख सकते हैं। बाकी इनकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी रहती है? +3, ठीक है। क्लियर है अभी? तो आगे चलते हैं। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की प्रैक्टिस जरूर करना, अभी वीडियो को रोक कर इसकी प्रैक्टिस करना, तो आपको अच्छे से आ जाएगी। ये एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लियर है अभी? तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज को मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहली बात है कि एंथेनोइड सभी एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं। तो इन सभी के लिए ये सब कुछ ही कॉमन है, ठीक है। सो दीज एलिमेंट्स गेट्स टार्निश्ड रेडली इन एक्सपोजर टू एयर, मतलब उनका जो सरफेस होता है वो जल्दी रेक्ट कर जाता है। अगर हम इसको फाइनली डिवाइडेड स्टेट में बाहर रखेंगे तो ये वहां पर बर्न होकर अपने ऑक्साइड बना लेंगे। जनरल फार्मूला यहाँ पर Ln2O3, Ln मीन्स कोई भी लैंथेनोइड एलिमेंट, ठीक है, सीरीज का कोई भी एलिमेंट हो सकता है लैंथेनोइड। इनकी हार्डनेस इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, ये तो सिंपल है। ये रिएक्ट करते हैं विद वाटर टू फॉर्म देयर हाइड्रोक्साइड्स ऑफ दिस फॉर्मूला, ऑक्सीडेशन स्टेट +3, ठीक है। ऐसे इनकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होकर ऑक्साइड बनते हैं, नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइट्स बनते हैं, हलाइड्स बनते हैं, और इनके हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं। इन सभी में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3 है, ठीक है। और ये किसी एसिड के साथ साथ रिएक्ट कर कर हाइड्रोजन गैस भी रिलीज कर सकते हैं। तो बाकी इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डीपली तो है नहीं सिलेबस में, जस्ट मैं आपको जनरल सा यहाँ पर बता रहा हूँ। क्लियर है अभी? तो आगे चलते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, दैट इज द लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि लेंथेनोइड सीरीज में इन एलिमेंट्स का साइज, ठीक है, डिक्रीज करता है। एक स्टेडी डिक्रीज आता है, कंटिन्यूसली साइज डिक्रीज करता है इनके एटम्स का भी और आयंस का भी, ठीक है। तो आप लोग बुक पर ग्राफ्स भी इनके देख सकते हैं। तो उसी डिक्रीज को, साइज के को हम क्या बोलते हैं? लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। सो steady decrease in atomic and ionic radii of lanthanoid elements with increase in atomic number in the series is called the lanthanoid contraction। ये आपको पूछा जाता है, ठीक है। सीरियम से लेकर ल्यूशेटियम तक एटॉमिक रेडियाई चेंज करता है 183 पिकोमीटर से 173 पिकोमीटर। चेंज काफी स्मॉल है बट चेंज करता है, कंटिन्यूसली डिक्रीज करता है, ठीक है। इसका कोज क्या है? बिल्कुल सिंपल सा कोज है कि इलेक्ट्रॉन सेंटर होते हैं 4f ऑर्बिटल में, तो f ऑर्बिटल का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, जिसके कारण के इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है, तो जिसके कारण के साइज स्मॉल होता रहता है, ठीक है। क्लियर है? चाहे वो साइज में चेंज काफी छोटा होता है बट साइज डिक्रीज होता है, क्योंकि 4f इलेक्ट्रॉन्स का पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फिर इंक्रीज हो जाता है, देयरफॉर साइज डिक्रीजेस। तो ये आप इसका रीजन हो गया, ठीक है। तो क्या होती है एंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, ये भी हो गया। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, इसके कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं वो हम याद करते हैं। सबसे पहला मैंने आपको बताया था शुरू में कि सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का साइज सेम होता है, उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है, उनका एटॉमिक साइज सेम होता है, ठीक है। उसका रीजन क्या है? लेंथेनोइड कंट्रैक्शन। अब देखिए क्या होगा। ये था हमारा सबसे पहली सीरीज का एलिमेंट, स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, उसके नीचे आता है जिरकोनियम, ठीक है। अब जब हम यहाँ तक मूव किए, टाइटेनियम से जिरकोनियम, साइज इंक्रीज हुआ, आगे फिर से इंक्रीज होना था साइज, ठीक है ना। एक्सपेक्टेड था कि इंक्रीज होगा। मान लीजिए इसका साइज है यहाँ पर 80, तो हमें एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पर 100 होगा, ठीक है। बट क्या हुआ कि इस साइड पर जो एलिमेंट है, एंथेनम है, उसका साइज भी मान लीजिए 100 के आसपास था। अब उससे जब हम गए यहाँ पर हाफनियम तक, अगले एलिमेंट तक, तो बीच में क्या आ गए? लेंथेनोइड एलिमेंट्स आ गए, जिनका साइज कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, छोटा ही हुआ है, 14 एलिमेंट्स का। तो वो जो कंट्रैक्शन के कारण हाफनियम का साइज क्या हो गया? उसका भी साइज फिर डिक्रीज होकर 80 ही रह गया। तो इन दोनों का एटॉमिक रेडियस ऑलमोस्ट सेम आ जाता है, ठीक है, सिमिलर आ जाता है। ऐसे ही बाकी के इन सभी एलिमेंट्स में से हैं, ठीक है, सेकंड और थर्ड सीरीज में उन सभी के एटॉमिक साइजेस भी क्या रहते हैं? यहाँ पर सिमिलर रहते हैं, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। ये 80 100 तो वैसे मैंने अज्यूम किया है जस्ट आपको समझाने के लिए, ठीक है, कोई एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं।
सेकंड क्या है कि सिमिलैरिटी अमंग दी लेंथेनॉइड, मैंने आपको बताया कि इनके इनके ऑलमोस्ट जो साइजेस में कुछ खास नहीं डिफरेंस, तो इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो सभी की ही सिमिलर रहती हैं, ठीक है, क्योंकि इनके साइज में काफी स्मॉल चेंज है, 183 से 173 तक ही तो चेंज हुआ है, वो भी टोटल 14 एलिमेंट्स के लिए, ठीक है, तो इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज सेम रहती है। थर्ड क्या है कि इनका बेसिक करेक्टर, इनके हाइड्रोक्साइड्स का, इनके हाइड्रोक्साइड्स बेसिक होते हैं, वो डिक्रीज करता है जैसे कि हम सीरीज में मूव करते हैं। उसका रीजन क्या है? अब देखिए, सीरीज में जाते हुए साइज डिक्रीज करता है, तो सबसे पहला एलिमेंट है एंथेनम, और आखिरी जो एलिमेंट है यहाँ पर ल्यूशेटियम, उसका साइज काफी छोटा हो गया है, मतलब छोटा हो गया है साइज। तो स्मॉल साइज होने के कारण ल्यूशेटियम का हाइड्रोक्साइड क्या होगा? वीक बेस होगा, ठीक है, बट स्टार्टिंग वाला जो एलिमेंट है उसका हाइड्रोक्साइड यहाँ पर स्ट्रॉन्गली बेसिक होगा, ठीक है। तो ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक या फिर आयनिक रेडियाई, तो इसीलिए हाइड्रोक्साइड्स का बेसिक करैक्टर भी डिक्रीज हो जाता है। क्लियर है अभी? ठीक है, तो ये आपको 1 बाय 1 पेपर में पूछे जा सकते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एफ ब्लॉक, ठीक है। इसके अलावा इनके कुछ यूजेस हैं, वो आप लोगों ने यहाँ से रीड कर लेने हैं। इनका एक इनकी बहुत सारी यहाँ पर अलॉयज बनाई जाती हैं, वो आप लोग रीड कर सकते हैं, बुक से रीड करिएगा, यूजेस इनके जरूर ध्यान से रीड करिएगा, ठीक है। इसके अलावा इसके बाद आ जाती है दैट इज द एक्टेनोइड सीरीज, जिसमें के 5f ऑर्बिटल यूज हो जाते हैं। उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी सेम इनके जैसी ही है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी सेम इन्हीं की तरह +3 और भी बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स इसमें देखने को मिलती हैं। इनमें भी एक्टेनोइड कंट्रैक्शन होती है, ठीक है, जैसे कि उनमें होती है लैंथेनोइड कंट्रैक्शन, ठीक है। तो ये आप लोगों ने खुद रीड आउट कर लेना है, ठीक है। तो अब हम सिर्फ ये बात रीड करेंगे कि लैंथेनोइड और एक्टेनोइड्स में क्या सेम है। देखिए, मैंने आपको एक्टेनोइड इसलिए स्किप करवाया है बिकॉज एक्टेनोइड को सिलेबस में से हटाया गया, ठीक है, तो सिर्फ उसके बारे में आपने इंट्रोडक्शन करनी है, बाकी आप लोग छोड़ सकते हैं। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों में मिलती है, f ऑर्बिटल दोनों में फिल होते हैं, इनका एटॉमिक स्पेक्ट्रा सेम बनता है दोनों का, दोनों इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ पर होती है एंथेनोइड कंट्रैक्शन, उनमें मिल जाती है एक्टेनोइड कंट्रैक्शन, ठीक है, और ये इनमें कुछ सिमिलरिटीज है। अब इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +3 के साथ कुछ लो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, बट वहां पर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी बनती है, ठीक है, एक्टेनोइड्स में। एक्टेनोइड्स में जो 5f सीरीज है, उनकी बाइंडिंग एनर्जी लो होती है, 4f की हाई होती है, ड्यू टू मोर साइज, इसलिए बाइंडिंग एनर्जी लो हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर शील्डिंग जो है वो 4f की, ठीक है, 5f से ज्यादा होती है, ठीक है। तो 5f की शील्डिंग इफेक्ट जो होती है वो 4f से भी लो होती है, इसीलिए यहाँ पर जो एक्टेनोइड कॉन्ट्रैक्शन है वो लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन से ज्यादा होती है, ज्यादा साइज छोटा हो जाता है, ठीक है। तो ये सभी नॉन रेडियो एक्टिव है, ये सभी रेडियो एक्टिव है, इसमें सिर्फ एक ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, प्रोमिथियम। तो ये इंपॉर्टेंट है, थर्ड पॉइंट, ये आप लोगों ने याद रखना है। क्लियर है अभी? तो ये आपका चैप्टर हो गया, कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको इसमें से और सोल्व करवा देता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है यहाँ पर दी गई कि टाइटेनियम 4 इज मोर स्टेबल देन दी टाइटेनियम 2 और 3। बिल्कुल सिंपल है, आपने इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट बनाना है। टाइटेनियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है D2S2, तो 4 के 4 यहाँ से रिमूव करने तो क्या बच जाएगी? आर्गन, स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इसीलिए वो स्टेबल है। In case of these elements, ions of the same charge in given series show progressive decrease in radius with increasing atomic number, ठीक है। increasing atomic number increase होते होते size decrease क्यों होता है? due to poor shielding and effective nuclear charge increase हो जाता है, तो यही इसका मेन रीजन है। तो मतलब रीजन वही है, आपको थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन कैसे बनानी है, कैसे एक्सप्लेन करना है, वो आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग रोक कर इसे रीड कर लीजिए, याद कर लीजिए। तो मेन रीजन वही है कि पुअर शील्डिंग, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो गया तो साइज छोटा हो जाएगा। जिंक इज कंपैरेटिवली सॉफ्ट मेटल ड्यू टू नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, और आयरन और क्रोमियम वो हार्ड होते हैं क्योंकि उनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड बनेंगे। तो यही तो मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया है। अब पेपर में ऐसे पूछा जाएगा, ऐसे आपने आंसर देना है, ठीक है? अभी क्लियर है? कुछ और प्रॉब्लम्स हैं? जैसे कि वाई फ्लोराइड्स ऑफ दी ट्रांजिशन मेटल्स आर मोर स्टेबल इन देयर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एज कंपेयर टू द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट।
क्योंकि अबिलिटी ऑफ फ्लोरीन टू स्टेबलाइज दी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है, क्योंकि उसकी हाई लैटिस एनर्जी या फिर बॉन्ड एंथैल्पी उसकी हाई होती है, तो अपने वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, इसलिए वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स को स्टेबल कर लेता है। यहाँ पर आप लोग ये भी बता सकते हैं कि उसका साइज छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी हाई होती है उसके कारण भी, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड फील द अट्रैक्शन व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या करेंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे, जिसके पास होंगे वो यहाँ पर बन जाएगा पैरामैग्नेटिक। तो कॉपर 2 पॉजिटिव, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव के पास होंगे। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, बताइए, 27। तो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट क्या बनेगा, 4s2 3d7। तो s वाले दो आपने यहाँ से रिमूव कर दिए, तो 2 पॉजिटिव के पास क्या रह जाएगा, 3d7। तो d7 को आप लोगों ने ऐसे बनाकर देख लेना है। तो 5 ऑर्बिटल होते हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7। तो कितने बचे, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये इसको क्या बना देंगे, पैरामैग्नेटिक बना देंगे, ठीक है। It has been observed that the first ionization energy of the 5D series are higher than the 3D and 4D। तो अब देखिए 5D सीरीज में क्या होता है कि 5D सीरीज से पहले 4F जो ऑर्बिटल हैं वो फिल हो जाते हैं। अब 4F का तो होता है पुअर शील्डिंग इफेक्ट, तो इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हाई होने के कारण उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पीज भी हाई हो जाती है। तो मतलब रीजंस वही होते हैं, बट आपने एक बार प्रैक्टिस कर ली तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी प्रॉब्लम में कौन सा रीजन हमें बताना है, ठीक है भी, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ऐसे कुछ ग्राफिकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ठीक है। तो ये हमें बताया गया है कि वाई मैग्नीज हैज ए लोअर मेल्टिंग पॉइंट, मैंने आपको बताया था, ड्यू टू दी स्टेबल हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। तो इसमें लो मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, डी लोकेलाइजेशन, उन्होंने एक ही वर्ड यहाँ पर यूज कर दिया है। इसका क्या मतलब होता है कि जो D5 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस की तरफ स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट हुए हैं, इसको बोल देते हैं डी लोकेलाइजेशन, ठीक है। बट क्रोमियम वगैरह के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वाई डू दीज मेटल्स ऑफ दी 3D सीरीज हैव दी लोअर मेल्टिंग पॉइंट्स एज कंपेयर टू 4D सीरीज, ठीक है, क्योंकि 4D में क्या होती है, ज्यादा मेटेलिक मेटेलिक बॉन्ड्स बनते हैं। मैंने आपको बताया था कि 4D और 5D में ज्यादा बनते हैं ड्यू टू मोर साइज, ठीक है। इन द थर्ड सीरीज उसने पूछा है कि किस मेटल का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है, वो तो आप लोग देखकर बता ही सकते हैं, W मींस टंगस्टन। तो ऐसी ग्राफिकल प्रॉब्लम आपके जस्ट मिल जाएंगे 3 नंबर, और आपको क्या चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा काम है, ठीक है भी। तो अब ये कुछ आपके लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, ये आप लोगों ने खुद करनी है, अनपेड इलेक्ट्रॉन सोल्व कर कर इनको सोल्व कर कर जरूर देखिए, और नीचे डिस्क्रिप्शन में इनके आंसर बताइए कि इनमें से कौन सा आंसर आएगा डायमैग्नेटिक। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप लोग नीचे मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये एक और प्रॉब्लम है आपके लिए, तो जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये भी है एक प्रॉब्लम, ये आप लोगों ने खुद रीड कर लेनी है, आंसर्स भी साथ में ही दिए हुए हैं ताकि आपको कोई भी डिफिकल्टी ना हो, ठीक है। तो आई होप कि आप सबको ये पूरा चैप्टर अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। पीडीएफ आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जैसे कि बाकी चैप्टर्स की भी मैंने आपको पीडीएफ फाइल्स दी हैं। तो आई होप कि आपका ये पूरा यूनिट हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है, थैंक यू।